अगर एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है लेकिन उसको एक्नी है, और एक्नी के लिए वो कोई विटामिन ले रही थी और उसके बाद उसके बच्चे पे असर पड़ा है, वो आइसोट्रेटिनोइन है, ओरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए। याद है कि नहीं? आइसोट्रेटिनोइन, ये आप लोगों को कल मैंने लिखवाया था, ठीक है। तो आइसोट्रेटिनोइन इज द ओरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए, शुड नॉट यूज इन प्रेगनेंसी बिकॉज दिस कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इट विल डैमेज द फीटस। इसको टेराटोजेनिक एजेंट कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे जिसके अंदर स्टार लिखता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट एक है सीवियर एक्नी प्लस आइसोट्रिटनाइन। एक मरीज है उसको सीवियर क्या है, एक्नी है, और वो क्या ले रहा है, आइसोट्रिटनाइन। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शाबाश एनीवन। इसका मतलब ये है कि अगर एक मेल है या फीमेल है, अब यहाँ पे प्रेगनेंसी की जिक्र नहीं है, एक आम बंदा है उसको सीवियर एक्नी है, तो उसको हम आइसोट्रेटिनाइन दे सकते हैं कि नहीं? वी कैन गिव इफ देयर इज नो प्रेगनेंसी। आइसोट्रिटनाइन इज ओनली कंट्राइंडिकेट इन प्रेगनेंसी, विदाउट प्रेगनेंसी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये एक कॉमन साइड इफेक्ट कराती है। ये क्वेश्चन भी मैंने बार बार जगहों पे देखा है। आइसोट्रिटनाइन इज ओरल फॉर्म ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जब कम हो जाए डेफिशिएंसी की वजह से क्या कराती है, नाइट ब्लाइंडनेस। बट विटामिन ए अगर ज्यादा काम करे उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से ड्राई स्किन होता है, इट स्किन बिकम ड्राई। So the first common side effect of isotretinoin use, dry skin. Very very important one. That is called xeroderma. इसको क्या कहते हैं? Xeroderma, dry skin. So the most common side effect of isotretinoin use is called dry skin. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट ठीक है द विटामिन which activate इन किडनी। वो विटामिन जो कहाँ पे एक्टिवेट होता है, किडनी के अंदर, विटामिन डी, दैट इज कॉल्ड विटामिन डी। इसकी स्टोरेज लीवर में होती है और इसकी एक्टिवेशन किडनी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी इज एनहांस। एनहांस का मतलब इंक्रीज बाय पीटीएच हार्मोन, हमने पढ़ा था ना, पैराथायराइड हार्मोन, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ एनीवन कैन गेस। शाबाश। कहते जो पीटीएच हार्मोन है वो चाहता है कि विटामिन डी ज्यादा बने। कैसे ज्यादा बने? पीटीएच एक चीज को एक्टिवेट करती है जिससे विटामिन डी की लेवल बढ़ती है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज। ये भी कल मैंने बताया था। किडनी के अंदर पीसीटी का मैंने बताया था, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो पीसीटी के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज, and that alpha 1 hydroxylase increase the activation of vitamin D। विटामिन डी याद रखें ये कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है, कहाँ से? आंसर इज शाबाश, ड्यूडेनम। कहाँ से? ड्यूडेनम, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो विटामिन डी है इसकी अगर डिक्रीज या डिफिशियंसी आ जाए बच्चों में, वो रैकेट्स होता है, बड़ों में आ जाए उसको ओस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लेके ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार करें और ये भी स्टार करें कि रैकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट, ठीक है, एज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी दैट इज 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिक कैल्सिफेरॉल, जिसको हम कैल्सी ट्रायोल भी कहते हैं। तो यहाँ पे विटामिन डी की जगह हम कैल्सी ट्रायोल लिखते हैं, और सिंपली इसको हम विटामिन डी3 कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन डी3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट इसमें यहाँ पे लेके इंपॉर्टेंट वन के इम प्रॉपर एंटी बायोटिक यूज इंक्रीज रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी। अगर हम इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज करें तो वो नॉर्मल फ्लोरा को डैमेज कर सकती है, और नॉर्मल फ्लोरा सिंथेसाइज विटामिन के। तो जब हम इम्प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो उससे किस चीज की डेफिशिएंसी आ सकती है? विटामिन के। नेक्स्ट है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के मोस्ट
एस्टेब्लिश्ड एंटीऑक्सीडेंट। अगर एग्जाम के अंदर आ जाए, आई टोल्ड यू कि देयर आर फ्री रेडिकल इन द बॉडी विच ट्राई टू डैमेज आवर डीएनए and they are cancerous radicals, they can cause, they are carcinogens, they increase the risk of cancers, they are free radical hydrogen atom, that is hydrogen peroxide, oxygen atom, hydroxyl ion, उनके खिलाफ काम करने वाले को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। कल मैंने कितने विटामिन बताए थे? 3, ए सी ई। उसमें एस्टेब्लिश एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई है। क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई को हम टोकोफिरोल भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड विटामिन ई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट यहाँ पे लेके जनाब द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेशन नीड विटामिन के। ये गामा कार्बोक्सिलेशन करती है ग्लूटामिक एसिड पे विटामिन के। दोज आर क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 एंड प्रोटीन सी एंड एस भी होता है, बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे हेमाटोलॉजी में, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखें द एंजाइम फॉर विटामिन के एक्टिवेशन। अब वो एंजाइम जो किस चीज को एक्टिवेट करे? विटामिन के। इनसाइड विच आर्गन? विटामिन के एक्टिवेशन अगर इन किस आर्गन में विटामिन के की एक्टिवेशन होती है? लीवर के अंदर। कहाँ पे? लीवर। और लीवर के साथ एक एंजाइम है, उसका नाम है इपोक्साइड रिडक्टेज। उसका नाम क्या है? इपोक्साइड रिडक्टेज, याद रखें। सो इपोक्साइड रिडक्टेज इन द लिवर हेल्प टू फॉर्म एक्टिव विटामिन के, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखें, अगर एक ड्रग हम दे दें और वो किसको ब्लॉक करे? इपोक्साइड रिडक्टेज, तो फिर किस चीज़ की कमी होगी? विटामिन के, दैट इज वारफरीन। ये भी एग्जाम में आता है। कल मैंने बताया था कि अगर विटामिन के की टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको रिवर्स करने के लिए, इमीडिएट इफेक्ट के लिए फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देते हैं, और डिलेड इफेक्ट के लिए वारफरीन। तो हाउ वारफरीन डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ विटामिन के बाय इनहिबिटिंग इपोक्साइड रिडक्टेज, ठीक है जी। तो वारफरीन जो होता है ये इपोक्साइड रिडक्टेज को ब्लॉक करता है। तो वारफरीन और एंटीकोआगुलेंट्स दो बताए थे, हेपरीन एंड वारफरीन। अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि हेपरीन का काम किधर होता है? हेपरीन एक्ट इन द ब्लड। हेपरीन कहाँ पे काम करता है? ब्लड में। वारफरीन एक्ट इन द लिवर, क्योंकि एपोक्साइड रिडक्टेज कहाँ पे होता है? लिवर में। हेपरीन एक्टिवेट एंटी थ्रोम्बिन 3, और जो वारफरीन है वो इनहिबिट करता है इपोक्साइड रिडक्टेज, ठीक है जी। ये हम डिस्कस करेंगे। यस, वारफरीन लिवर में एक्शन करता है, और जो हेपरीन है वो ब्लड के अंदर करता है। इसलिए जब आप किसी को वारफरीन लिखते हैं, पहले इसका एलएफटी करें, लिवर फंक्शन टेस्ट करें। अगर लिवर ठीक है देन यू कैन गिव वारफरीन। अगर लिवर खराब है तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी फिर काम नहीं करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर हेपरीन हम ज़्यादा देंगे तो उसकी एंटागोनिस्ट ड्रग क्या होता है? प्रोटामीन सल्फेट, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 11th नंबर पे लेके मोस्ट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अ विटामिन डेफिशिएंसी which leads to ये नाम याद रखे, दैट इज कॉल्ड बेरी। इसको क्या कहते हैं? बेरी। ये एक डिजीज है। वो डिजीज जिसका नाम बेरी है, कि जिस विटामिन के डेफिशिएंसी से होता है, दैट इज थायमीन, जिसको हम विटामिन B1 कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो विटामिन B1 डेफिशिएंसी कैन कॉज व्हाट? आंसर इज बेरी। अब यहाँ पे दो बातें और से सुने। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से मसल वीकनेस आ जाए, प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब मसल वीकनेस आ जाए, इसको ड्राई बेरी कहते हैं। क्या? ड्राई बेरी। अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से प्रीडोमिनेंट हार्ट अफेक्ट हो जाए, क्या चीज? हार्ट, इसको हम कहते हैं वेट बेरी। तो हार्ट अफेक्शन इज कॉल्ड वेट बेरी, बट मसल अफेक्शन इज कॉल्ड ऑफ ड्राई बेरी। चाहे वेट बेरी है या ड्राई बेरी है, दोनों बिकॉज ऑफ थायमीन डेफिशिएंसी होता है। मैंने किस तरह याद किया था? मसल क्या है? ये तो ड्राई है, लेकिन हार्ट ऑल द टाइम डील विद ब्लड, और ब्लड वेट है कि ड्राई? वेट। तो जब हार्ट अफेक्ट होगा, ब्लड खराब होगी, वेट बेरी। अब हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज डायस्टोल। अगर आप हार्ट की मसल्स को, मायोकार्डियल मसल को बियॉन्ड द लिमिट रिलैक्स करें तो दोबारा कंट्रैक्ट करेगी?
नहीं करेगी। ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? इफ द हार्ट इज टू मच रिलैक्स, अगर बहुत ज्यादा हार्ट रिलैक्स हो गया, लिमिट से ज्यादा रिलैक्स हो गया, तो दोबारा कंट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसे प्रॉब्लम का नाम क्या होगा? शाबाश, हाँ जी। मैं कहता हूँ मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए कि समझ जाए। मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज सिस्टोल, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज डायस्टोल। अगर हार्ट एक प्रॉपर लिमिट में रिलैक्स करे तो वो कंट्रैक्ट क्या करेगा, लेकिन अगर हार्ट डायस्टोल ज्यादा करे, मसल ज्यादा रिलैक्स हो जाए, स्प्रिंग को अब ज्यादा खींचे, वो दोबारा आ सकता है? नहीं। तो ऐसे कंडीशन का नाम क्या है? एक्सीडेंट, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। उसके अंदर जो हार्ट है वो बियॉन्ड द लिमिट डायलेट हो जाता है, तो वेंट्रिकल बिकम एनलार्ज और स्मॉल, एनलार्ज। जिस तरह आप बैलून के अंदर हवा भरेंगे ना तो बैलून साइज बढ़ जाता है। तो जब भी एक्सरे के अंदर बैलूनिंग ऑफ द हार्ट आ जाए, इट्स मीन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो एग्जाम में आता है कि अगर किसी मरीज में थायमीन की डेफिशिएंसी है और उसको कौन सी चीज है, बेरी बेरी वेट बेरी बेरी, तो उसमें हार्ट अफेक्ट होगा, एंड द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विल बी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो एग्जाम में आता है कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का एक वजह क्या है? थायमीन डेफिशिएंसी है, ठीक है, और वो वेट बेरी बेरी होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आप लोगों ने याद रखना है, और ये मैं अब दोबारा नहीं लिखना चाहता। अगर थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी जगह खराब हो जाए, ब्रेन एंड आइज, उसको वर्निकी एनसेफेलो, वर्निकी कॉर्सिकॉफ एनसेफेलोपैथी कहते हैं। वो अल्कोहल के अंदर ज्यादा होता है, अभी बताया था कि नहीं? तो थायमीन डेफिशिएंसी कैन काज बेरी बेरी और वर्निकी कॉर्सिकॉफ एनसेफेलोपैथी। अगर आई प्लस ब्रेन खराब हो जाए तो वर्निकी कॉर्सिकॉफ एनसेफेलोपैथी है। अगर मसल खराब हो जाए तो ड्राई बेरी बेरी है। अगर हार्ट खराब हो जाए तो उसको वेट बेरी बेरी कहते हैं, ठीक है जी। ये दोनों याद रखें। नेक्स्ट देखे, चीलोसिस एंड corneal vascularization. What is the meaning of this two? ओके, चिलोसिस का मतलब क्या है? लिप्स क्या? इन्फ्लेमेशन, क्रैकिंग, क्या चीज? इन्फ्लेमेशन, हाँ, वाइट क्रैकिंग। अगर फॉर एग्जांपल हमारी जो लिप्स है ना, इसकी जो साइड है उसमें क्रैक्स बढ़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, और उसकी वजह से फिर ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ चिलोसिस। क्रैक्स आर टीयरिंग, या इसका मतलब ये कि इस तरफ इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन द लिप्स, दैट इज चिलोसिस। एंगुलर स्टोमाटाइटिस, ये माउथ के अराउंड होता है। और कोर्नियल वास्कुलराइजेशन का मतलब क्या है? इट्स मीन कि हमारे जो आंख है इसके अंदर कोर्निया है। कोर्निया इज ए वस्कुलर स्ट्रक्चर। कोर्निया के अंदर अपने वेसलों नहीं होते, लेकिन अगर अब एबनॉर्मल वेसल आना शुरू हो जाए कोर्निया के ऊपर, कंडीशन इज कॉल्ड कोर्नियल ए वस्कुलराइजेशन। तो कोर्नियल वस्कुलराइजेशन का मतलब यह है कि नॉर्मली इन आवर कोर्निया ऑफ द आई देयर इज नो वेसल, बट अपीयरेंस ऑफ एबनॉर्मल वेसल ऑन द कोर्निया इज कॉल्ड कोर्नियल वस्कुलराइजेशन। तो जब भी पेशेंट को चिलोसिस हो और कौन सा चीज हो, कोर्नियल वस्कुलराइजेशन, ये राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी है। राइबोफ्लेविन, जिसको हम विटामिन बी 2 कहते हैं, इट इज कॉल्ड विटामिन बी 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है जी। इसका पहला वर्ड क्या है? सी, और इसका सी, तो कितने सी हैं? 2। तो 2C, जब भी सी 2 दफा आ जाए तो ये 2 है, विटामिन बी 1 है, ठीक है, बी 2 है। यहाँ पे ये हमारे पास व्हाट इज दिस, आई के बजाय इस तरह बेरी बेरी 1, दैट इज विटामिन बी 1 होता है। सो बेरी बेरी विटामिन बी 1 है। चिलोसिस और कोर्नियल वस्कुलराइजेशन ये विटामिन बी 2 होता है, ठीक है। जैसे म्यूकोजल सरफेस ब्रेक डाउन होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा छेड़ेंगे तो वहां से खून भी आ सकता है। और ये लोग जब सुबह सवेरे उठते हैं ये अपना माउथ ओपन नहीं कर सकते क्योंकि उसको दर्द होता है, इसलिए वेस्लिन वगैरह लुब्रिकेंट वगैरह लगाते ताकि वो जगह क्या रहे, हाइड्रेट रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अनदर पॉइंट, पेलेग्रा, अभी पढ़ा है कि नहीं? पेलेग्रा का अंदर कितने डीज है? 3। कौन कौन से? डर्माटाइटस, डायरिया एंड डेमेंशिया। डर्माटाइटस मीन स्किन अफेक्ट होता है अराउंड द नेक एरिया। इधर गौर से देखे, ये रेशेस इस तरह होती है जिस तरह फीमेल एक नेकलेस पहनती है ना, इस तरह ये रेशेस इस तरह नेकलेस की पैटर्न में होती है। इसको हम केसल नेकलेस रेशेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसल नेकलेस रेशेस। अगर केसल या अगर नेकलेस रिंग्स या नेकलेस सिस्ट अगर ओवरी में आ जाए तो उसका नाम क्या था? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। लेकिन केसल नेकलेस रैशेस अगर नेक में आ जाए तो ये विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी होता है। और डर्माटाइटस, डेमेंशिया एंड डायरिया इज नोन एज पेलेग्रा। तो यहाँ पहले के नियासिन डेफिशिएंसी, ये नियासिन या विटामिन बी 3 डेफिशिएंसी होता है, ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि 14 नंबर देखिए, वेरी वेरी में 1 1 है, इसमें कितने सी हैं 2, 2C B2 है, पेलेग्राम में कितनी चीजें हैं 3, तो ये विटामिन B3 है। इस तरह याद रखना है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट है अनदर थिंग, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया। अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी और सिड्रोब्लास्टिक अनीमिया आ जाए, थिंक अबाउट B6 डेफिशिएंसी, पायरिडॉक्सिन, ठीक है, पायरिडॉक्सिन, दैट इज विटामिन B6, ठीक है जी। और मॉर्निंग सिकनेस में भी कहते हैं विटामिन B6, ये भी हम दोबारा नहीं लिखना चाहते। मॉर्निंग सिकनेस द बेस्ट ड्रग इज विटामिन B6, मोशन सिकनेस स्कोपोलामीन, क्या देते हैं स्कोपोलामीन। नेक्स्ट है ईटिंग ऑफ एक्सेस रॉ एग, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ईटिंग ऑफ एक्सेसिव रॉ एग, अनबॉइल्ड एग, अगर लोग ज्यादा देर तक खाते रहे लीड्स टू डेफिशिएंसी। एक्सेसिव रॉ एग के अंदर एक प्रोटीन होता है एविडेन प्रोटीन, कौन सा एविडेन, और वो एविडेन प्रोटीन विटामिन B7 को एब्जॉर्ब होने नहीं देता, दैट कैन काज बायोटीन डेफिशिएंसी, ये क्या कराती है बायोटीन। एग्जाम में आ जाए कि एक्सेसिव रॉ एग खाने से कौन सी डेफिशिएंसी होती है बायोटीन। याद रखें अगर विटामिन ए की लेवल बढ़ जाए, ये दो बातें और से सुने, इफ देर इज इंक्रीज लेवल ऑफ विटामिन ए, व्हाट इज द फर्स्ट साइड इफेक्ट, ड्राई स्किन, एंड द सेकंड इज कॉल्ड एलोपेशिया, हेयरिंग लॉस, वो एलोपेशिया कराता है। विटामिन ए टॉक्सिसिटी की बात करो, अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो ड्राई स्किन प्लस एलोपेशिया, लेकिन अगर किस चीज का लेवल कम हो जाए बायोटीन, इट कैन काज एलोपेशिया, एलोपेशिया कराता है। तो विटामिन ए टॉक्सिसिटी साइड इफेक्ट एलोपेशिया कराता है, और उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है एलोपेशिया होता है। बायोमीन लाइफ, बायोलॉजी बायोमीन लाइफ, इस विटामिन को लाइफ ऑफ द हेयर फॉलिकल कहते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस खुराक में बायोटिन ज्यादा होता है, याद रखें उस लोगों की जो हेयर स्ट्रेंथ है, फॉलिकल है, वो स्ट्रांग होते हैं। तो हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग करने के लिए हम कौन सा विटामिन लेते हैं बायोटिन। अगर किसी ने शैम्पू का पूछना है कि कौन सा शैम्पू है जिससे हेयर लॉस कम होता है, हेयर थिनिंग कम होती है, एक नाम पे आता है जिसका ये नाम है बायोजी। कौन सा शैम्पू है बायोजी, ये बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली जिन लोगों ने यूज किया है दे गेव अ वेरी वंडरफुल आउटपुट, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि शैम्पू के इस्तेमाल से हेयर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट भी रहती है, और साथ में हेयरिंग लॉस भी काफी हद तक कम करती है। दैट इज बायोजी शैम्पू, बायोमीन बायोटिन, बायोमीन यस बहुत इफेक्टिव है, क्या बहुत दफा यूज किया है ये, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर आपके हेयर क्यों नहीं है, हमारे हेयर जो है ना, मेरे हेयर बहुत लंबे थे इधर, ये सारे चाइना में खाने की वजह से, पानी की वजह से चाइना में जाके ना हेयर खराब हुए हैं, वरना मेरे अपने हेयर जो है वो बहुत ज़्यादा थे। लेकिन चाइना में एक तो पढ़ाई ने हेयर ख़राब किया है पढ़ते पढ़ते, और एक चाइना के अंदर जो फूड है या जो खाना है उसने, जिस तरह आप लोग माशाल्लाह चाइना में कुछ लोग गए थे, वो कोविड की वजह से पाकिस्तान आ गए, तो 2 2 3 3 साल वो इधर है, हम तो 6/6 साल चाइना में रहे थे, क्लियर है कि नहीं। तो हमने तो पूरा वक्त उधर गुजारा है। तो फूड एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर है आपकी फूड है, ये आपकी हेयर में बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है जी। तो अगर आप मेरी FSC वाली देखें ना, तो अनमेनेजेबल हेयर थे मेरे, लेकिन यूं ही हम चाइना में चले गए तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हेयर लॉस हो गया, ठीक है। नहीं, जो बायोटीन है ना, जिस प्रोडक्ट में बायोटीन है इट विल स्ट्रेंथन योर हेयर फॉलिकल, लेकिन अब डिपेंड करते हैं कि बायोटीन की उसमें रेशो कितनी है, ठीक है ना, क्योंकि बायोटीन तो मल्टीविटामिन का हिस्सा है। लेकिन जो, हाँ जी, सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन जो बायोजी शैम्पू है ना, ये इधर है कि डॉक्टर इरफान, राना इरफान F8 में है, ये इस्लामाबाद में, और बहुत अच्छे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन भी है, बहुत बहुत उसके, ये जो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम में मोहम्मद नबी है, इसने भी इससे हेयर ट्रांसप्लांट किया था, ठीक है ना। बहुत बड़े बड़े लोग इसके पास आते हैं, इसका अपना प्रोडक्ट है ये जो बायोजी है, बहुत इफेक्टिव है। आप इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, आप इसको मेरे ख्याल में गूगल करें, लेकिन ये आम शॉप वगैरह में नहीं मिलता। इसका जो कॉस्ट है तो मेरे ख्याल में 1500 है, लेकिन वंस यू बाय इट विल टेक अबाउट 4 to 5 months, ठीक है ना। इसका मतलब अच्छा, मतलब ज़्यादा होता है। इसमें प्योर बायोटीन है और जी फॉर जिंक है, क्या है जिंक। तो जिस चीज़ के अंदर बायोटीन जिंक होता है ना, जिंक, वो हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। यस, आप बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल।
आप लोगों ने कोनाज शैम्पू का नाम सुना है कि नहीं? CONAZ। कोनाज शैम्पू लोग तब लगाते हैं जब इन्फेक्शन होती है या खुश्की वगैरह बढ़ जाती है हेयर वगैरह में। वो एंटीफंगल है, वो कीटोकोनाजोल है। मतलब ये है कि CONAZ। तो ये जो कोनाज शैम्पू है या कीटोन शैम्पू है, ये सारे के सारे ये तो इन्फेक्शन ट्रीट करती है। बायोजी जो है ये मेरे ख्याल में ये नेचुरल सप्लीमेंट्स है। चाहे किसी को हेयर डेंड्रफ है या नहीं है, वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन कहने का मतलब यह है जो बायोटीन है, दिस इज वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर हेयर फॉलिकल। वो तो एज पे डिपेंड करता है, उसकी BMI पे डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ देखनी पड़ती है, ठीक है। तो विटामिन ए अगर टॉक्सिसिटी में चली जाए तो ड्राई स्किन प्लस एलोपेशिया कराता है। लेकिन ये जो होता है इसकी डेफिशिएंसी से एलोपेशिया होता है, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इसके, बस बस हेयर फॉलिकल खत्म। हाँ हाँ जी। हाँ फोटो, नहीं नहीं, जिस बंदे के पास आप जाए और आप उसको कहो कि यार हेयर लॉस के लिए शैम्पू दे दे, चाहे वो लोकल प्रोडक्ट है या इंटरनेशनल है, सबके अंदर बायोटीन होता है। क्योंकि लोगों को तो मुतमईन भी करना होता है ना। अब ये नहीं पता कि उसके अंदर उन लोगों ने डाला है कि नहीं डाला, ये मैटर करता है। तो ये जो है अगर आप पढ़े लिखे हैं, मतलब एक मेट्रिकुलेट बंदा भी है ना, तो आजकल गूगल हर एक के साथ में है। वो कहते हैं बेस्ट विटामिन फॉर हेयर वो बायोटीन। उसको पीछे नहीं पता बायोटीन क्या करते हैं, वो सिर्फ शैम्पू पे बायोटीन देखता है। अगर बायोटीन है, आप चाहे लोकल मार्केट से भी कोई चीज़, उसमें बायोटीन का खासा टप्पा लगा होता है। लेकिन आप ये नहीं पता कि बायोटीन अंदर से कितना है। क्लियर है? चलिए जी, अब नेक्स्ट आते हैं मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालो ब्लास्टिक अनीमिया, इसके अंदर जो MCV है वो 100+ होगा। मैक्रोसिटिक अनीमिया होगा, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। प्लस अगर हिस्ट्री अल्कोहल की है, किस चीज़ की है? अल्कोहल की है। या प्लस इसकी हिस्ट्री है प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के अंदर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आ जाए, या एक बंदा है वो अल्कोहलिक है, उसको मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आ जाए, प्लस नो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम ना हो, थिंक अबाउट फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ये क्या होता है? फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जितने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, फेनिटाइन है, कार्बामाज़ेपिन है, वालप्रुइक एसिड है, ऑल एंटी एपिलेप्टिक कैन काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, याद रखें, ठीक है, जितने भी। तो सीजर के मरीज में, एपिलेप्सी के मरीज में जब हम उनको ड्रग स्टार्ट कराते हैं तो साथ में फोलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल एंटी एपिलेप्टिक कैन काज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे, हाँ जी, वालप्रुइक एसिड भी सारे, ठीक है। अब यहाँ पे दो बातें और से सुने, मैं यहाँ पे मजीद आगे ये सारे के सारे इंपोर्टेंट रिव्यू पॉइंट्स है, इनमें से विटामिन से जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं इनमें से ही कवर हो जाते हैं। हमने तो पढ़ा ज़्यादा है, लेकिन इंसान कहते सर पढ़ा तो मैंने सब है, एग्जाम के दिन से एक दिन पहले मैं कौन सी ऐसी चीज़ पढ़ूँ कि मेरे माइंड में स्टक हो। तो अगर आप सारे विटामिन रिवाइज नहीं कर सकते, एग्जाम से एक दिन पहले ये मेन मेन पॉइंट्स पढ़े, कि एटलीस्ट आप लोग के माइंड में आ जाए कि यार इस तरह चीज़ अगर कल को आ जाए तो मैं एग्जाम में हल कर सकूंगा, ठीक है। लेकिन B9 B12 के बारे में 2-3 MCQs और सुने, आप लोग आंसर करें, ट्राई करें। ऐसा अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, जिसमें परनीशियस अनीमिया आ जाए, तो ये कौन सा डेफिशिएंसी है? B12 है, विटामिन B12। इसमें पैराइटल सेल डैमेज होते हैं, हमने पढ़ा था। ऐसा अनीमिया जिसमें डाईफाइलोबोथरम लेटम इन्फेक्शन हो जाए, यह भी एक फिश टाइप फॉर्म है, B12 डेफिशिएंसी है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया विद इंक्रीज MMA, मिथाइल मेलोनिक एसिड, ये भी B12 डेफिशिएंसी है। क्लियर है? और स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि जो B12 है इट इज द ओनली विटामिन विच इज प्रेजेंट इन दी, फॉर एग्जाम्पल एनिमल सोर्स, इसका प्लांट सोर्स हो नहीं है। तो सवाल ये है कि स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन के अंदर भी B12 डेफिशिएंसी होता है। और लास्ट वन जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो 2-3 बात इस तरह सुने तो आप लोग एग्जाम के दिन ठीक कर सकेंगे। ऐसा विटामिन जिसकी डेफिशिएंसी से गम ब्लीडिंग होती है, स्कर्वी, दैट इज विटामिन C। वो क्या होता है? विटामिन C। तो स्कर्वी इज अ प्रॉब्लम दैट इज ड्यू टू विटामिन C डेफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो विटामिन C है, ये ब्लड वेसल के अंदर कोलेजन सिंथेसिस में काम करता है। किस चीज में? कोलेजन। कोलेजन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल विच मेक द वेसल स्ट्रांग। अगर विटामिन C नहीं है तो कोलेजन नहीं बनेगी, जब कोलेजन नहीं बनेगी तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होगी। तो एग्जाम में याद रखे। और ऐसा कौन सी चीज है जो विटामिन C उसके साथ दे दे तो उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाती है? वो आयरन है। क्या है? विटामिन C एनहांसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। तो इसका मतलब यह है कि जो विटामिन C है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। और जितनी सिट्रस फ्रूट है, लाइक विनेगर ले ले जो सिरका होता है, या आप ऑरेंजेस ले ले, मतलब जो सिट्रस फ्रूट्स है
उसके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। सो विटामिन सी हेल्प टू मेक कोलाजन सिंथेसिस एंड इट्स डेफिशिएंसी इन द पर्सन कैन कॉज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, दैट इज नोन एज स्कर्वी। दैट इज व्हाट ऑल अबाउट द विटामिन। कल से इंशाल्लाह मेटाबॉलिक पाथवे स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम 3 दिन इंशाल्लाह बायोकेम पे लगाएंगे, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। और जो जो चीज़ पढ़ते हैं प्लीज़ जाकर माशाल्लाह कुछ लोग